चलो, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, हुआ नहीं, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू बिकॉज इन द टुडेज लेक्चर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। अच्छा, मैंने कुछ करने को दिया था, क्या दिया था, क्या लिख के लाए, कौन कौन लिख के लाया, कौन कौन नहीं लिख के लाया, नहीं लिख के लाया, इधर पीछे लिख के लाया, नहीं लिख के लाया, क्यों नहीं लिख के लाया हैं, भूल गई, आई नहीं थी, अरे धोखा हो गया। चलो शिवराज क्यों क्यों नहीं लिख के लाए, क्या याद था फिर भूल गए। अब संडे का दिन था, छुट्टी होती है, बढ़िया मस्त सोने का मौका जब भी तो मिलता है जिंदगी में, हैं एक ही तो संडे आता है, नहीं तो क्या कोचिंग में आके पढ़ते रहते हो तुम लोग इतना, संडे को आराम से मजे होते हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिख के लाए तो लिख लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे वही हैं, ठीक है। जिन्होंने लिख लिया है, कितना लिखा है, एक पेज लिखा है, आधा पेज कितना लिखा है, या पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है पॉइंट्स ही लिखने थे, थ्योरेटिकली नहीं लिखना था, ठीक है। आपने लिखा, झूठ बोल रही हो, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात। तो इन दिस क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम लिखेंगे एडवेंट ऑफ आर्यंस। बहुत ही शानदार चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक्चुअलिटी पता चलेगी कि व्हाट इज आवर ओरिजिन। जैसे हम मेजरली जो लोग यहाँ पर इस क्लास में हैं सब हिंदू सभ्यता से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अब उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी उसको हम यहाँ पे समझेंगे। बाय द टाइम यूपीएससी में बीच का एक ऐसा फेज था जब इसके ऊपर से सवाल नहीं आते थे, बट अभी रिसेंट टाइम्स में इसके ऊपर से अच्छे खासे सवाल आने लगे हैं, और नहीं सिर्फ यूपीएससी, अदर एग्जामिनेशन में भी वो इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अब ऐसा समय आ चुका है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इससे ज़्यादा सवाल आते ही आते हैं, और ये एडवेंट ऑफ आर्यंस में क्या क्या अपन को देखने को मिलेगा, सभी वेद अपन को देखने को पड़ेंगे, कौन कौन से वेद्स होते हैं, वेदास के बारे में अपन समझेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। अगर छोटे एग्जाम में तो क्या सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, यूपीएससी में एक आध सवाल हमको देखने को मिल गया, बट दिस सब ये जो चैप्टर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्चरिंग, योर माइंडसेट, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो समझ में आया, स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन देखी, ठीक है। बीच की एक और सिविलाइजेशन है जिसको बोलते हैं चैल्कोलिथिक, उसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, उसको अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको कवर अप करेंगे। तो हमने अगर मैं बात करूं तो अपन कहाँ पे थे, इंडस पे थे। मुझे टाइमलाइन कौन बताएगा, बताओ टाइमलाइन क्या है इंडस की, कब से कब तक का साल था, हमने लिखवाया है, कब से कब तक का है बताओ जरा। 2500 से 1700 के आसपास का था, मैच्योर फेज की मैं बात करूं तो, ठीक है। मैंने 3 फेज लिखवाए थे, एक मैच्योर फेज, एक प्री मैच्योर और एक आफ्टर मैच्योर, ठीक है। ये अपन ने 3 लिखवाए थे। बाय द टाइम आते आते 1400 तक, तो जिसका एंड लगभग लगभग हो चुका था 1400 पे, लेकिन कुछ कुछ जगह के ऊपर ये चल रहा था। अब यहां पर आ जाता है चैल्कोलिथिक, जिसके बारे में मैंने बोला अपन बाद में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो यही 1400 इधर है, और कई जगहों के ऊपर अब शुरू हो चुका है क्या, एक ऐसा फेज, आर्यंस का फेज, और ये चलने वाला है कौन से टाइम तक, करीब करीब 600 तक, ठीक है। आर्यंस का फेज बोल सकते हैं, या फिर इसको एक और चीज बोल सकते हैं, वैदिक एज, वैदिक एरा, वैदिक काल, ठीक है। अब इस वैदिक काल को अपन पढ़ने वाले हैं, कौन से टाइम से लेके, यहां से लेके यहां तक के टाइम को, ठीक है। अच्छा ये बीसी है, एडी है, बीसी है, समझ में आई बात। तो लिखिए सबसे पहले तो यहां पे लिख लीजिए 1400
BC to 600 BC। हाँ जी, हिंदी में आर्यंस का आगमन। अब इसी के नीचे एक और हेडिंग लिखेंगे जिसको इसी नाम से बोला जाता है वैदिक काल या फिर वैदिक एज। वैदिक काल या फिर वैदिक एज। लगा? नाउ अब ये वैदिक एज को अपन को पढ़ना है, तो दिस इज एडवेंट ऑफ आर्यन, वैदिक एज भी इसको बोलते हैं। किसी किताब में आपको वैदिक एज दिख जाएगा, किसी किताब में आपको एडवेंट ऑफ आर्यन दिख जाएगा। एडवेंट ऑफ आर्यन के बाद ये वैदिक एजेस आती है। ठीक है, तो ओके, कौन से ड्यूरेशन पे अपन पढ़ने वाली ये चीज है? इस ड्यूरेशन पे अपन पढ़ने वाली ये चीज है। ठीक है, नाउ इसको अपन डिवाइड करते हैं किससे? एक लाइन से। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन है 1000 BC। क्या बोला मैंने? 1000 BC। इसका मतलब 400 साल इधर 400 साल उधर, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो यहां का ड्यूरेशन कितना है? 1400 BC से लेके 1000 और 1000 BC से लेके 600 BC। समझा? नाउ ये 1000 BC के पहले वाले टाइम पीरियड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेटर अर्ली वैदिक पीरियड। क्या बोला मैंने? अर्ली वैदिक पीरियड। 1000 के बाद वाले पोर्शन को बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। क्या क्या बोला मैंने? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। हिंदी में बताता हूं क्या लिखोगे तुम फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ कुछ टर्म्स है, ये अगर हिंदी में आ गई तो पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल अर्ली वैदिक पीरियड में लिखोगे। उत्तर वैदिक काल लेटर वैदिक पीरियड में लिखोगे। प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो बात समझ में आ गई ना भाई? ये जो लाइन है इसने डिवाइड किया है कौन से पोर्शन को? अर्ली वैदिक पीरियड को या फिर लेटर वैदिक पीरियड को। अर्ली वैदिक पीरियड को अब आगे अगर मैं कभी भी लिखूंगा तो एक बात का ध्यान रखोगे कि मैं लिख रहा हूं क्या? EVP लिख सकता हूं मैं। आगे मैं कभी भी लिखूंगा तो ध्यान रखोगे ये कौन किसकी बात हो रही है? अर्ली वैदिक की बात हो रही है। इसको मैं क्या लिखूंगा? LVP। ध्यान रहेगा? क्लियर भाई? ये 1000 पे ही लाइन क्यों खींची, 900 पे क्यों नहीं खींची और 800 पे क्यों नहीं खींची? ये कारण तो सवाल तो बनता ही बनता है। ठीक है, क्योंकि इस 1000 के ऊपर एक डिस्कवरी हुई है। अब जैसे भी किसी समाज में किसी चीज की डिस्कवरी होती है तो लोगों का रहन सहन बदलने लगता है। जैसे जब हमारे अंबानी जी ने जियो लेकर आए तो उसके बाद क्या हुआ? लोगों का रहन सहन बदला। क्यों बदला भाई? हर एक बंदा, चाहे वो कोई सी भी जॉब पे हो, चाहे वो बड़ा IAS ऑफिसर हो या मजदूर हो, उसके हाथ में फोन आ गया और उसके पास YouTube आ गया। आया कि नहीं आया? है कि नहीं? पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले तुम ये बात इतनी कॉमनली नहीं देखते थे। ठीक है, मेरे खुद के फादर के पास वो छोटा वाला फोन हुआ करता था। अब आज की तारीख में वो भी स्मार्टफोन चला रहा है। तो क्या ये चेंज है कि नहीं? और ये चेंज है, और ये चेंज अब वो सीखने भी लगे हैं, शॉर्ट्स देखते रहते हैं दिन भर। ये चेंज है, और ये चेंज किस वजह से आया है? ड्यू टू एक रिवॉल्यूशन आई थी हमारे पास जियो नाम की, जिसने हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं टच किया है। ये बात आप लोग भी सोचते होंगे। आपके घर में कई सारे ऐसे लोग होंगे जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते होंगे पहले, लेकिन आज वो लोग यूज कर रहे हैं
क्योंकि यूज करना आ गया, चीप है, सस्ता है इंटरनेट। अब इंटरनेट सस्ता है तो यूज करो। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कमेंट करे जा रहा है, यूट्यूब पे भरमार हो गई है लोगों की, सब कुछ हो चुका है। क्यों? सस्ता है। जियो ने हमारे रहन सहन का तरीके को बदला है, प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है इस वजह से, क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो चुका है। ठीक है, नाउ इसी तरीके की एक रिवॉल्यूशन हुई थी इस तारीख को या इस साल में। वो रिवॉल्यूशन क्या थी, वो खोज क्या थी? इट इज द डिस्कवरी ऑफ आयरन। लोहे की खोज हुई थी। पहले के टाइम पे पत्थरों के टूल्स का यूज करते थे। अब पत्थर का टूल्स से खेती करना बड़ा मुश्किल है, लोहे के टूल्स से खेती करना आसान है। ठीक है, लोहे के टूल्स को मैं किसी भी अपने हिसाब से उसको मोड़ सकता हूं, बना सकता हूं, हथौड़ा या किसी चीज का उपयोग करके। पत्थर के टूल्स को मैं ज्यादा उससे कारस्तानी करता, टूट जाता था, खराब हो जाता था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, विच इज योर डिस्कवरी ऑफ आयरन। ऊपर ही लिखते हैं ना, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हुई है अभी तक, उस टाइम तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हुई थी, क्या हुई? डिस्कवरी ऑफ आयरन। क्यों? अब क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो गई है। आदमी कहाँ रह रहा है? आदमी रह रहा है इंडस वैली के किनारे। अब वो धीरे धीरे जा चुका है गंगा की तरफ, लेकिन वहां जंगल बहुत है, तो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा है। पत्थर के टूल से पेड़ काटने की कोशिश करी, नहीं कटे सही से, पेड़ बड़े बड़े थे। धीरे धीरे जब वो रहने लगा अर्ली वैदिक पीरियड में, तो यहां पर लोगों का आगमन हुआ। ठीक है, अब 1400 पे चलते हैं। 1400 पे लोगों का यहां पे आगमन हुआ। अब कौन लोग थे वो, ये हम जानेंगे। ये वो लोग थे जो रह रहे थे कहां पर? मध्य एशिया में। मध्य एशिया बोले तो सेंट्रल एशिया के अंदर लोग रह रहे थे, जो कि यहां पर आए और यहां पर आकर उन्होंने देखा, यार यहां पे तो बड़ा सही सिस्टम है, हमारे वहां पे तो भाई रेगिस्तान था, यहां पर देखो कितनी नदियां हैं और नदियां बहे जा रही है, यहां पे तो हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। तो 1400 बीसी के आसपास लोगों का आगमन यहाँ पे होता है। और कहाँ से होता है? सेंट्रल एशिया से लोगों का आगमन यहाँ पे होता है। जो लोग यहाँ पे प्रेजेंटली रह रहे थे, उनके कंपैरिजन में जो ये नए लोग जो आए हैं, ये थोड़े से एडवांस है। ठीक है, अब ये एडवांस इसलिए है क्योंकि इनके पास है कॉपर। क्या है? कॉपर, तांबा है इनके पास, और तांबे का उपयोग करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, तो थोड़े एडवांस लोग हैं। हथियार भी है इनके पास, सारी चीजें हैं, थोड़ी इंटेलिजेंट भी है। और ये जो लोग हैं ये अलग भाषा बोल रहे हैं, ऐसी भाषा बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मैं कौन हूं? मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो आदमी हूं जो बचा रह गया। कई बाढ़ आई भयंकर, मैं बच गया किसी तरीके से भाग दौड़ के। अब मेरे आसपास ये लोग आए हैं और ये लोग बड़ी तगड़ी भाषा बोल रहे हैं और बड़े सुंदर लोग हैं। सुंदर लोग क्यों है भाई? नॉर्थ से आए ना, इनका रंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, आर्यंस इनको बोला गया, इनको देख के इतने बढ़िया लोग, सुंदर लोग हैं ये। अब मैं पहुंच गया हूं दूसरी पार्टी में। अब मैं वो आदमी हूं जो मैं आया हूं। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं? अब मेरी नजर पड़ रही है किस पे? जमीन पे, जायदाद पे और नदियों पे। मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या क्लिक करेगा? यार यहाँ पे तो अपन बढ़िया तरीके से खेती कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं आगे जाऊंगा और मैं आगे जाके बोलूंगा कि भाई मेरे को यहाँ पे खेती करनी है। यहाँ पे कोई है क्या राजा इसका? कोई नहीं था, लोग ट्राइब्स में रह रहे थे। एक आदमी ने बोला मैं हूं, बोले आओ लड़ाई करो मेरे साथ। लड़ाई करी, मेरे पास टूल्स थे, कॉपर टूल्स थे, मैंने उसको हरा दिया और अब मैं ही यहाँ पे बैठ गया और मैं यहाँ पे खेती करने लग गया। मैं कौन हूं? आर्यन हूं, जो मैं आया हूं सेंट्रल एशिया से, और मैंने यहाँ पे एरिया देख लिया और यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया कि भाई मैं यहाँ पे खेतीबाड़ी करूंगा, यहाँ पे अपना राजपाट चलाऊंगा। मेरे पास क्या है? कॉपर टूल्स है। और क्या है मेरी खासियत? मेरे पास भाषा है। अब वो कौन सी भाषा है? वो भाषा का नाम है संस्कृत।
वैदिक संस्कृत। क्योंकि अब मैं दूसरी पार्टी पे जाता हूं, जो भाषा मैं बोल रहा हूं वो बंदा नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि मेरी जो भाषा है उसकी लिपि खो चुकी है। अब आज की तारीख में अगर हम इस आदमी की भाषा समझने को बैठेंगे तो अपन को नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि कोई डिक्शनरी ही नहीं है। अब मैं उस आदमी की तरफ चल जाता हूं, मेरी भाषा है, क्या तुम लोग समझ सकते हो? समझ सकते हो। क्यों? संस्कृत, वैदिक संस्कृत। कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आए होंगे जरूर लैंग्वेज के अंदर, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं। आज की तारीख में लोग हैं जो संस्कृत को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये दोनों सिनेरियोज यहां पे बढ़ चुके हैं अब, और अब यहां पर वैदिक कल्चर चालू होने वाला है, जब ही इसको नाम बोला गया वैदिक एज। और हम लोग, जो मैं यहां पे खड़ा था अभी, हमारे पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी भाषा, लैंग्वेज। और वो लैंग्वेज में हम चेंजेस करते रहते हैं, उसमें नए नए थॉट्स जोड़ते रहते हैं, नई नई चीजें लिखते रहते हैं, और वो चीजें हमने लिखी इन द फॉर्म ऑफ वेदास। और सबसे पहले जो हमने वेद लिखा उसका नाम था, और सबसे पहले यहां पर आकर जो हमने वेद लिखा उसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था? ऋग्वेद। इसीलिए ये अर्ली वैदिक पीरियड को एक और नाम से जाना जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड। क्या बोला? ऋग्वेदिक पीरियड। ऐसा नहीं कि बाकी दूसरे को ये यजुर्वेदिक पीरियड बोलेंगे, ये नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मोस्टली जितने भी ऋग्वेद इज द लॉन्गेस्ट अथर्ववेद है, ऋग्वेद इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है। स्टार्टिंग जो एरा था उसको डिफाइन करता है ऋग्वेद। तो अर्ली वैदिक पीरियड को एक और नाम से जाना गया। क्या नाम हुआ? ऋग्वेद। इट इज ऑल्सो नोन एज ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, इसी तरीके से 4 वेद आएंगे। कौन कौन से हैं? कोई बता पाएगा मेरे को नाम? ऋग्वेद, सीक्वेंस गलत हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो पहली क्लास है, एक बार बता देता हूं, बाद में लिखवा दूंगा कि इन सब में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद में है हिम्स। हिम्स क्या होते हैं? भजन है। ठीक है, वो बताते हैं किसके बारे में? वो बताते हैं भगवान के बारे में। अब भगवान किसको बनाया गया है? भगवान उसे बनाया गया है जो हमारे आसपास में दिख रहा है। तो ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट भगवान किसको, कौन से माने जाते हैं? वो माने जाते हैं भगवान इंद्र। क्यों? क्योंकि हमें जीवन सरवाइव करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, खाना और पानी। पानी, वो पानी जो पी सके, समुद्र का पानी नहीं। अब वो पानी जो पी सके वो बारिश के थ्रू हमको आता था। अब जो बारिश के थ्रू पानी हमको आ रहा है, हम उसको क्या मान रहे हैं? ये तो भगवान की कृपा है, तो वो हमारे लिए भगवान हो गए। बात समझ में आई? तो ऋग्वेद में 1024 पूरे के पूरे हिम्स लिखे गए हैं, मतलब भजन लिखे गए हैं। उन 1024 में से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किसी भगवान का अगर नाम लिया गया है वो है इंद्र। एसएससी सीजीएल का सवाल है ये कि ऋग्वेद के अंदर सबसे अधिक बार किस भगवान का नाम लिया गया है। छोटे मोटे छुटपुट एग्जाम में ये सवाल आते रहेंगे, जो मेरे मुखमंडल से ही बातें निकलेगी उनमें से बहुत सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले क्या आया? ऋग्वेद आया। उसका सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन हो गया? इंद्र हो गया। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन हो गया? अग्नि। क्यों? खाना बनाते हैं हम उससे। खाना बनाएगा ना, पकेगा नहीं तो खाओगे कैसे? पेट खराब हो जाएगा, कच्चा खा जाओगे तो। ठीक है, सेकंड नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट भगवान कौन हो गए? अग्नि हो गया। समझ में आई बात? इंद्र नंबर 1, नंबर 2 अग्नि। क्या क्या साइड डिटेलिंग है वो सब लिखवाऊंगा मैं, अभी बस अपन समझ रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें लिखवा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में क्या है? भजन है, जो कि बताते हैं हमको डिस्कशन अमंग द भगवान्स, डिस्कशन अमंग द रिवर्स, डिस्कशन अमंग द ह्यूमन एंड रिवर्स। ऐसे भी हमको सिंबल्स यहां पे मिले हैं।
कि विश्वामित्र बोल रहे हैं, विश्वामित्र इज अ सेंट या पुराने टाइम के सेंट मान लो, वो बोल रहे हैं यार ये जो भगीरथी है इसका प्रवाह इतना तेज क्यों है। दिस इज अ डिस्कशन इन ऋग्वेद। ओके, भगीरथी का प्रवाह इतना तेज क्यों है, इसकी वजह से देखो किसानों की कितनी फसल खराब होती जा रही है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिस्कशन। भगीरथी बोल रही है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जो मुझे जहां ढलान मिलती है मैं चल जाती हूँ। तो इस टाइप के डिस्कशन है, खैर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे इसको कवर करेंगे। नाउ समझ में आया ऋग्वेद में क्या क्या है, डिस्कशन है, भगवान के बारे में बातचीत है, और ये बात है कि किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो ऋग्वेद यहां चल रहा है अभी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सामवेद और यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। सामवेद के अंदर बेसिकली म्यूजिक है। म्यूजिक किस तरीके से है, मतलब तुमने कोई हवन होते हुए देखा है, मंत्र पढ़ते हुए देखा है किसी पंडित जी को, कैसे पढ़ते हैं बताओ जरा, ऐसे पढ़ते हैं क्या, ओम भूर्भ भुवत, ऐसे नहीं करते। एवरी मंत्रा, एवरी श्लोक इज गिवन टू अस इन दिस फॉर्म कि वो इजीली रिमेंबर हो जाए या फिर हमको वो अच्छा लगे। ओम भूर्भुवत्स्वः, यू कैन सी द नोट्स, ओम भूर्भुवत्स्वः स्वस्ति नागेंद्रो जित्वससाः जकिनानुजा विश्वविनाः, ये पूरा म्यूजिकल टोन में अगर हम इसको ग्रैब कर पा रहे हैं, दैट वाज गिवन बाय सामवेद। ठीक है, ऋग्वेद ओनली प्रोवाइड्स द लेटर्स, सामवेद प्रोवाइड द म्यूजिक आउट ऑफ इट। समझ आया? फिर आ जाते हैं यजुर्वेद में। अब यजुर्वेद क्या दे, कुछ तो बताएगा ही ना। अब यजुर्वेद तक लोग बट चुके थे राजाओं में, अब राजाओं में कैसे बटेंगे उसको समझते हैं पहले, फिर यजुर्वेद में फिर आऊंगा मैं। दो समझ में आ गए ना, कौन कौन सा, ऋग्वेद आ गया, सामवेद आ गया, सिंपल। अब यजुर्वेद अथर्ववेद थोड़े से गैप के बाद, पहले ये समझेंगे अब। नो, अब यजुर्वेद मतलब इधर कहीं आएगा ये। ठीक है, इधर कुछ हो चुका है, क्या हो चुका है, आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है। आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है तो मेरे पास दो चीजें आएगी। क्या चीजें आएगी, एक आएगी आयरन से बनी हुई कुल्हाड़ी आएगी, दूसरी आएगी आयरन से बना हुआ हल। पहली चीज कुल्हाड़ी, दूसरी चीज हल। अगर हल और कुल्हाड़ी आ गए हैं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा बिहार की तरफ, देखूंगा क्या चल रहा है भाई, जंगली जंगल है, क्या करें अपन यहाँ पे, लाओ मेरी कुल्हाड़ी लाओ जो आयरन की बनी हुई है। और मैंने क्या किया, सारे जंगलों को साफ कर दिया। जंगलों को साफ करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, प्लेन हो चुका है सरफेस, जब सरफेस प्लेन हो चुका है मैं क्या करूंगा, लाओ मेरा हल लाओ, हल लगाया और मैंने खेती करनी शुरू कर दी। ऑल्दो जो वेजिटेशन है ये बहुत अच्छा है क्योंकि नदियां जा रही है। ये दो चीजों की डिस्कवरी की वजह से ही अब क्या हो चुका है, जो व्यक्ति पहले चला गया हल और कुल्हाड़ी लेके जंगल के अंदर, वो पैसा बनाने लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, डेफिनेटली वो अमीर हो जाएगा। उसके बाद खाद्य भंडार की कमी रहेगी ही नहीं कभी, सेटल लाइफ उसकी हो जाएगी बिल्कुल। और जो व्यक्ति नहीं गया, पीछे रह गया, क्या वो अमीर होएगा, नहीं होएगा, वो तो अपनी लाइफ में जी रहा है ना। जो बंदा पीछे रह गया वो अमीर नहीं हुआ, जो बंदा आगे निकल गया वो अमीर हो गया कुल्हाड़ी और हल लेकर। तो मेरे को बताओ, एक मेरा दोस्त है जो यहां रह गया और मैं हूं यहां पे रह गया, क्या हमारे बीच में सोशल डिफरेंस आ गया, क्या हमारे बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस आ गया, सोशल डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस। मैं बड़े लोगों के साथ उठ बैठ चल रही है मेरी, जो सभी मर्चेंट हो चुके हैं, अब खेती कर करके पैसा कमा चुके हैं, और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो भाई सब ना खेती करी है, कुछ नहीं करा, इधर ही बैठे रह गए इतनी देर से। ठीक है, हमारे बीच में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया है। अब इस डिफरेंस ने एक बहुत ही जबरदस्त चीज को जन्म दे दिया है, जिसने आज तक जो इंडिया में है वर्ण सिस्टम। अब बन चुके हैं अलग अलग वर्ण, ऊंच नीच आ चुकी है समाज में। किसके बाद, इसके बाद। तो वर्ण सिस्टम आया 1000 BC के बाद में।
वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम आ चुका है अब। वर्ण सिस्टम किस साल के बाद आया? 1000 बीसी के बाद आया, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ आयरन उससे पहले। डिस्कवरी ऑफ आयरन के बाद ही तो ऊंच नीच जात पात हो पाएगी। एक व्यक्ति ज्यादा अमीर और एक व्यक्ति ज्यादा गरीब हो पाएगा। क्लियर? वर्ण सिस्टम आया। अब वर्ण सिस्टम आ गया है। अब वर्ण सिस्टम में हमने देखा कि 4 अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बांटा गया। नंबर 1 इज ब्राह्मण। अब ब्राह्मण आर दोज पीपल जो संस्कृत का ज्ञान रखते थे, ठीक है, तो वो ब्राह्मण व्यक्ति हो गए। मेजरली वो आर्यंस ही थे, क्योंकि आर्यंस उन्हीं को संस्कृत सिखाएंगे, ठीक है। तो संस्कृत का ज्ञान रखेगा जो इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा, वो कौन हुआ? ब्राह्मण। नॉलेज किसके पास होगी? ब्राह्मण के पास होगी। नंबर 2 जिसके पास पावर है, क्षत्रिय। अब ब्राह्मण ने ही एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि यार वर्ण सिस्टम है, एक होगा ब्राह्मण जो कि सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और जो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। नंबर 2 क्षत्रिय। अगर हम किसी लोगों के ग्रुप को या किसी शहर को चलाना चाहते हैं तो बाहरी लोगों से थ्रेट हमें हमेशा रहेगा, तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बलवान हो और जो हमें रक्षा कर सके हमारी। तो यहां से बन के आता है क्षत्रिय। मान लो आयुष एक ऐसा लड़का है जिसको मैंने बोला कि यार ये सबसे बलवान है जगतपुरा का, तो हमने क्या डिसाइड वोटिंग करके आयुष को बना दिया हमारा राजा। आयुष है क्षत्रिय। अब आयुष का क्या काम होगा? मान लो आमेर के राजा भाई साहब यहाँ पे अटैक करने आ गए, तो आयुष हमको यहाँ पे बचाएगा। या टॉम फाटक के राजा लोग यहाँ पे आगे अटैक करने, तो आयुष हमको बचाएगा। ठीक बात है। आयुष क्या कोई जॉब कर रहा है? नहीं कर रहा है। आयुष का काम क्या है? हमको बचाना। और हमने उसको राजा बना रखा है क्योंकि हमारा सेवियर है। इसको ज्ञान कौन दे रहा है? ब्राह्मण। तो आयुष पे पैसा कहां से आएगा? भाई जॉब तो कर नहीं रहा ना, अभी यूपीएससी की तैयारी भी चल रही है, अभी कुछ नहीं है। आयुष पे पैसा कहां से आएगा? एक तो वो राजा बना हुआ है। अब देखो, आयुष के पास पैसा आएगा बाकी के बचे हुए वर्गों से। वो वर्ग है वैश्य। वैश्य वो वर्ग है जो कि पूरे के पूरे राज्य में अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। अब वो देख रहे हैं, देखो ये बंदा हमारे लिए लड़ रहा है, अगर ये बंदा नहीं होता तो फिर भाई साहब ये लोग टॉम फाटक वाले तो आके हमारा सारा पैसा ले जाते है कि नहीं। तो यार इस बंदे को अपन को कुछ देना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार मैंने कुछ पैसा निकाल के आयुष को दे दिया, और ऐसा ही सब लोगों ने किया। आयुष का खजाना बढ़ गया। अब वो क्या हो गया? शाही खजाना हो गया। अब उस शाही खजाने से आयुष ने खुद की सेना बना ली है, और उसी शाही खजाने से आयुष अपने ब्राह्मणों को भी पैसा दे रहा है। मैं कौन हूं? थर्ड कैटेगरी वाला। कौन हूं? वैश्य हूं। जितने भी कारोबारी लोग हैं। उसके बाद में एक और कैटेगरी थी, शूद्र कैटेगरी। ना शूद्र कैटेगरी के साथ ये माना गया कि भाई ये और निचली कैटेगरी है, और इनका कार्य है कि बाकी जो 3 कैटेगरी है उनके काम करना। सिंपल सी बात है, उनको सर्व करना किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, वो शूद्र कैटेगरी में आए। ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटी उन पे नहीं थी। एजुकेशन की फैसिलिटी किस पे थी? सिर्फ ब्राह्मण पे थी। शूद्र कैटेगरी का ये काम था कि भाई बाकी लोगों को तुम सर्व करोगे। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, बहुत बहुत डिटेलिंग है इसमें। तो इतनी बात समझ में आई। चार वर्णाश्रम सिस्टम समझ में आया। 4 वर्ण समझ में आ गए, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब समझ में आएगा यजुर्वेद। सामवेद हो चुका था, और क्या हो गया था? ऋग्वेद हो चुका था। अब आ गए हम लोग यजुर्वेद में। अब अपन को बेसिक टर्म पता चल गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब सुनो, मान लो अभी अभी तुम क्या थे? राजा थे। राजा जी को अपना राज चलाने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम यहां पे नए नए राजा बने हो। ठीक है, तो क्या तुम कौन से एरिया के राजा बने थे अभी? हैं? जगतपुरा के राजा ये बने हैं। और मान लो कि टॉम फाटक के राजा संजय जी हैं, तो ये तुम नए नए बने हो। संजय जी 20 साल से राजा बने हुए हैं, तुम अभी अभी बने हो। तो कैसे पता चलेगा संजय को कि तुम राजा बन गए?
ना फोन और व्हाट्सएप तो था नहीं, हे ब्रो आई बिकम अ न्यू किंग ऑफ जगतपुरा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। नहीं भेज सकते मैसेज तुम, या स्टेटस नहीं लगा सकते अपने व्हाट्सएप पे, तो कैसे पता चलेगा भाई? इंफॉर्मेशन को फैलाना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए लोग बाग क्या करते हैं? शादी क्यों करते हैं लोग? शादी जब करते हैं तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम क्यों करते हैं? सबको बुला रहे खाने पे, सबको पता चल जाए कि शादी हो गई, ठीक है? नहीं तो अभी जाओ कोर्ट पे शादी करके 2 मिनट में आ जाओ, हो गई बात खत्म। हैं जी? चलो मान लो कि तुमको प्रोग्राम करना पड़ेगा एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, है ना? उस प्रोग्राम में तुम सबको बुलाओगे कि भैया हम पहले तो निमंत्रण भेज रहे हैं, लोग आएंगे, बढ़िया खाना वाना खा के जाएंगे, कि भाई जगतपुरा के नए सम्राट का यहाँ पे पूरा का पूरा सेटलमेंट हो रहा है। अब भाई साहब ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं ये किसके कहने पे कराएंगे? ब्राह्मण के कहने पे कराएंगे, और उनके कहने पे होंगे कुछ सेक्रीफाइसेस। क्या होंगे? सेक्रीफाइसेस। और वो सेक्रीफाइसेस ये होते हैं कि भाई तुम्हें इतना दान करना होगा, इतना ये करना होगा। पशु हत्या भी उसमें है, मैं बोलूंगा नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, पशु हत्या उसमें है, ठीक है? तो वो सेक्रीफाइसेस तुमको करने हैं। उन सेक्रीफाइसेस का विवरण हमको मिलता है यजुर्वेद के अंदर, ठीक है? पहला सामवेद क्या है? भजन हिम्स। दूसरा पहला ऋग्वेद क्या है? भजन हिम्स। दूसरा सामवेद क्या है? म्यूजिक। तीसरा यजुर्वेद क्या है? सेक्रीफाइसेस, ठीक है? नो, अब सेक्रीफाइसेस कौन कौन से होते हैं? मान लो तुम बन गए राजा, तो तुम सबसे पहले कराओगे राजसूई यज्ञ। क्या कराओगे? राजसूई यज्ञ। कभी तुमने महाभारत देखी है? किसने देखी महाभारत? महाभारत में राजसूई यज्ञ का रेफरेंस कहीं पे याद आ रहा है? राजसूई, अभी पता चलेगा 2 मिनट में। किसी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसने देखी है, आपने देखी है? फैलाने वाला नहीं है, वो अलग होता है। फैलाने वाला अभी वही बताऊंगा। अभी देखो, राजसूय यज्ञ कराया था युधिष्ठिर ने। अब मैं तुमको याद आ जाएगा 2 मिनट में। युधिष्ठिर जब चले गए थे, उन्होंने एक जगह मांगी थी, तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ नाम की जगह बनाई थी, ठीक है? इंद्रप्रस्थ नाम का नया राज्य उनको मिला, खांडवप्रस्थ मिला था, तो उन्होंने नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ रख दिया था। इंद्रप्रस्थ होने के बाद में उन्होंने करा था राजसूय यज्ञ, ठीक है? जहां पे वो क्या नाम है उसका, उनके भाई का, अरे वो शकुनी का भतीजा दुर्योधन वगैरह आया था, दुर्योधन पानी वानी में गिर गया था, इस तरीके का एक रेफरेंस था। वो जो यज्ञ था ना, वो राजसूय यज्ञ था। राजसूय यज्ञ का मतलब ये होता है कि भाई मैंने मेरा राजपाट बना लिया है और मैं अब यहाँ पे राज करने वाला हूं, ठीक है? राजसूय यज्ञ इसको बोलते हैं। तो ये राजसूय यज्ञ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है अपन को यजुर्वेद के अंदर। एक और था, ये इसके बारे में सुना होगा, अश्वमेघ यज्ञ। सुना है? क्या होता ये वो बढ़ाने वाला है, ठीक है? अश्वमेघ यज्ञ। अब अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था? एक घोड़ा है, उस घोड़े को भाई साहब अपना झंडा लगा दिया और जा भाई घूम, जी ले अपनी जिंदगी। अश्वमेघ यज्ञ वाला घोड़ा घूम रहा है। अब वो घोड़ा घूमते घूमते जहां जहां जाएगा वो मेरी टेरिटरी हो जाएगी। अब मान लो मैंने घोड़ा छोड़ दिया, अब घोड़ा घूम रहा है इधर 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 इधर। भाई साहब किसने रोक लिया उसको? मेरे को पता चल गया, रोक लिया, मैं लड़ाई करने गया हूं। अब जो भी रोकेगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेरे से लड़ाई करनी है। मैं गया हूं लड़ाई करने, पता चला प्रमोद सर ने रोक लिया। मैंने बोला कि भाई ये तो मेरा घोड़ा है, क्यों पकड़ के रखा है? अच्छा आपका है क्या? जानते वो पूरा चक्कर काट के आ गया। जितना एरिया उसने कवर किया वो मेरा एरिया हो गया। कोई रोकेगा तो लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई करेंगे, एक बंदा मरेगा, जो बंदा मरा उसकी सारी प्रॉपर्टी दूसरे बंदे की, ठीक है? ये क्या कहलाता है? अपना अश्वमेघ यज्ञ। इसमें भी एक डिफॉल्ट था, मैं सेक्रीफाइस का वर्ड क्या होता है तुमको बताता हूं। डिफॉल्ट था, चलो बता ही देता हूं वैसे, क्योंकि ये देखो सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। अब बलिदान किस चीज का दिया जाता है? हैं जी, जो भी आपके पास है। अब अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा घूम गया तो कुछ बलिदान हुआ क्या? इन द एंड ऑफ अश्वमेघ यज्ञ किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं ज्यादा,
ठीक है, क्योंकि हमने ज़्यादा डिटेल स्टडी करी है तो हमको थोड़ा बहुत पता है। अश्वमेध यज्ञ के खत्म होने के बाद 108 बुल को की बलि दी जाती थी, और जो घोड़ा घुमाए उसको भी उसकी बलि दी जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया सैक्रिफाइसेस। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, किताबों में भी अब नहीं लिखते हैं। ठीक है, पुरानी किताबों में लिखा होगा बहुत। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अब नहीं लिखते हैं। ठीक है, आप लोग भी नहीं लिखोगे अपने एग्जाम में, और ये जो इधर इसको देख रहे हैं वो लोग भी नहीं लिखेंगे। दिस इट इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तभी उसका नाम दिया गया सेक्रीफाइस। भाई किसी चीज का तो सेक्रीफाइस करोगे ना तुम। ठीक है, तो सेक्रीफाइसेस कहाँ पे आ गए अपने? यजुर्वेद में। 3 वेद हो गए अपने, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, आखिरी बचा है अथर्ववेद। अब देखो, ये तो भाई सारा कर्मकांड तो यहाँ पे हो चुका है। अथर्ववेद में वो चीजें आ गई जो कि जादू टोना रिलेटेड है, स्पेल्स, मैजिकल स्पेल्स, ये सारे के सारे अथर्ववेद के अंदर आते हैं। ठीक है, सवाल डायरेक्टली नहीं आएगा कि छुटपुट एग्जाम में पूछ ले तो पूछ ले, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। इतना ध्यान रखना, मैजिकल स्पेल्स आपको कहाँ मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं। बट द अथर्ववेद इज हैविंग द मोस्ट लेंथीएस्ट वेदास अमंग ऑल। सबसे ज्यादा डिटेल्ड और लेंदी कौन सा है? आपका लास्ट वाला अथर्ववेद ही है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं आप बिलीव भी नहीं कर सकते। बहुत ही जबरदस्त, मैंने देखा था बहुत सारी चीजें उसमें, बहुत ही शानदार चीजें हैं। ठीक है, वो खैर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एग्जाम के हिसाब से सिंपल चीज है, मैजिकल स्पेल्स एक शब्द आप याद रखेंगे बस। ठीक है, जो भी छुटपुट एग्जाम में पूछ लेगा, यूपीएससी में नहीं पूछेगा। 4 चीजें अपन ने पढ़ी। क्या क्या पढ़ी? एक पढ़ा ऋग्वेद, दूसरा पढ़ा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके साथ साथ अपन ने 2 चीज यहाँ पे पढ़ी। क्या पढ़ी? अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग वैदिक पीरियड बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में वर्णाश्रम सिस्टम आया था, वर्ण सिस्टम आया था। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए, और फिर अपन धीरे धीरे करके सारी चीजें राइट डाउन करेंगे जो अपन ने। आज की क्लास बिल्कुल समझने वाली क्लास थी। अगर समझ गए हो ना तो काम बन गया। यूट्यूब पे मिल जाएगी ये क्लास वैसे तो। ठीक है, हैं जी? वर्ण सिस्टम लिखो, बस उसमें लिखो वर्ण सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस आफ्टर 1000 बीसी। अब कई कई जगह पे ना हमको ऋग्वेद में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अपन ये मान के चलते हैं कि 1000 के बाद ही है। ऋग्वेद में 1-2 श्लोक में मिल जाता है वर्ण सिस्टम का अलग अलग चीजें, पर अपन मान के चलेंगे कि 1000 के बाद में ही है। तो वेदास वाला जो पोर्शन था वो अपन 4 पोर्शन लिख लेते हैं, लेकिन रहने दो, उसको मैं आगे डिटेल में कराऊंगा, उसको डिटेल में ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ इतना हो गया। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर को। अभी तक जितना बताया इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए 2-2 घंटे की क्लासेस हमारी होती है कि 1 घंटा तो समझने में ही लग जाता है क्या कहानी चल रही है। ठीक है, 1 घंटे में देखो टाइम होने वाला है, बताओ कोई मतलब हुआ इस बात का? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नए चैप्टर को, विच इज द अर्ली वैदिक पीरियड। नेक्स्ट हेडिंग ला लेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें थी, किस तरीके की सोशल लाइफ थी, किस तरीके के लोग क्या क्या चीजों का खेती करते थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड, फिर पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, और फिर मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगा जितने भी वेदास है उनकी। ठीक है, अब इसको
अभी मैंने जितना समझाया मैंने मिक्सअप करके समझाया, कंबाइन करके अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक और ऋग्वेद। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड, उसको खत्म करेंगे, फिर सॉरी अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, उसके बाद तीसरा सेगमेंट अपना क्या होगा, वेदास वाला सेक्शन। समझ में आया? तो ये अलग 3 सेक्शन में अगली हमारी क्लासेस कुछ होने वाली है। ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। टाइमलाइन तो आप जानते ही हैं, 1400 बीसी से 1000 बीसी। बीसी से 1000 बीसी। क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे ये लिखो। So these are the main topics which we will cover इस अर्ली वैदिक पीरियड में। कहाँ कहाँ पे रहते थे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे रहते थे उसमें नदियां भी आ गई, किस नदी के किनारे पे रहेंगे। अब नदियों के नाम इन्होंने अपनी भाषा में बता रखे थे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडस नदी का इन्होंने नाम दिया सिंधु नदी, चेनाब, अक्सिनी। तो इस तरीके के नाम हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। नदियों, कौन सी नदी के किनारे कौन सा है, छुटपुट एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग हैं ये किस तरीके से रह रहे हैं, जन की कैटेगरी में लोग रह रहे हैं। जन मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और लोग कबीलों में, कस्बों में रह रहे हैं। अभी बड़े बड़े वो नहीं बने हैं क्या, बड़े बड़े महल नहीं बने हैं, क्योंकि खेती नहीं हो रही, ज्यादा पैसा नहीं है। अगला इकोनॉमी, किस चीज के ऊपर इनकी इकोनॉमी बेस्ड है। इनकी इकोनॉमी मेजरली बेस्ड थी पेस्टोरल इकोनॉमी। पेस्टोरल क्या होता है, चरवाहे थे ये लोग, ठीक है। अलग अलग तरीके से चरवाहा करते थे जानवरों का, और इनकी इकोनॉमी उसी के ऊपर बेस्ड थी, चलेगा। आगे जाओ, सोशल लाइफ कैसी थी, क्या क्या चीज ये लोग सोशल लाइफ में करते थे। लास्ट में रिलीजन क्या फॉलो करते थे, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग जिनके बारे में अपन बात करेंगे ये कौन लोग हैं, आर्यंस लोग हैं जो आए हैं अभी अभी। अब मेरे को बताओ एक बात कि जो आर्यन लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, अब उन्हीं की चल रही है यहाँ पे, तो जो पहले जो बंदा रह रहा था उसकी क्या हालत होगी अभी,
उसकी तो डाउन रोडन हालत हो गई होगी ऑब्वियसली। उसकी तो वैसे ही, उसको तो भाषा भी नहीं आ रही है, तो कैसे काम चलेगा? उसका काम नहीं चलेगा। तो उससे घर के काम करवाएंगे, छोटे मोटे काम ऐसे करवाएंगे। ठीक है, ऐसी हालत है। कई कई जगह तो दस्यु हत्या, दस्यु बोला गया उनको, दास और दस्यु। ठीक है, दास तो बेसिकली वो लोग थे जो आर्यन ही थे और वॉर में हार गए थे। दस्यु उन लोगों से बोला गया जो उससे पहले इंडिजिनस लोग थे, जो पहले यहाँ पे रह रहे थे, इंडस वैली वाले। तो दस्यु हत्या वाले काफी सारे इंस्टेंसेस हम लोग देखते हैं, पर वो ज्यादा लिखा नहीं है ऑब्वियसली, पर अपन मान के चलेंगे बस दस्यु हत्या एक बार हुई थी। तो ये पूरे की पूरी सिनेरियो अपन लिख लिया आप लोगों ने इस तरीके से। क्या जी? एरिया ऑफ सेटलमेंट बताते हैं, सबका बताऊं? आगे का तो हो गया होगा। बस्ती का क्षेत्र, कौन सा? संस्थान, संस्थान है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, राजनीतिक संस्थान। इकोनॉमी तो तुम जानते ही हो, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ और धर्म। लिखा? नो। आर्यंस came to India in various waves on around 1500 to 1400 BC। एक स्टेटमेंट लिखी है मैंने। अब एडवेंट ऑफ आर्यन अपन ने लिखा था, तो आर्यन कब आए थे और किस तरीके से आए थे ये अपन को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि यार मान लो 25 अक्टूबर को आर्यन आए और बोले कि भाई हमको यहाँ पे राज करना है, ऐसा नहीं था भाई। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण कर रहे हैं, क्यों करेंगे? कोई कारण होगा तभी तो करेंगे। ठीक है, क्या कारण हो सकता है? सेंट्रल एशिया के लोगों को वहां से निकलने का क्या कारण हो सकता है? जलवायु हो सकती है, एग्रीकल्चर कम होना हो सकता है। ठीक है, अब वो किस चीज की खोज में यहां पर आए? वो आए खाने और पानी की खोज में, सेटल लाइफ जीने की इच्छा में। और जब वो यहां पर आए तो भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक साथ आ गए हो। वो क्या आए? अलग अलग वेव्स में आए। तो ये बात दिमाग से निकाल रहे हैं, एकदम से आए सारे के आ गए यहाँ पे और यहाँ पे सब कुछ ले लिया, ऐसा नहीं था। कई लोग यहाँ पे आए, कई लोग दूसरी जगह भी गए। उसके प्रमाण हमको मिलते हैं आगे जाके, आपको आगे जाके पढ़ोगे तो पता चलेगा। ईरान में जो लोग रह रहे थे, पर्शियन लोग कहलाए गए। उन लोगों की जो स्टार्टिंग थी वो भी आर्यन से ही थी। ईरानी स्कल्पचर्स और हमारे स्कल्पचर्स जो वैदिक एरा के थे उनमें सिमिलरिटी थी। ईरान के पुराण्स और यहाँ के पुराण्स में सिमिलरिटी थी। तो एक ही जैसा सिनेरियोस थे वहां पर और यहां पर। ठीक है, अब मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है कि भाई वो एक साथ नहीं आए थे, वो कैसे आए थे? वेव्स में आए थे, और 100 200 300 सालों की रेंज थी जब वो आते गए और यहां पे रहते गए। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। आर्यंस का आगमन अलग अलग वेव्स में, अलग अलग समय सारणी के दौरान हुआ था, ये लिख लो।
अगला लिखो, आप क्या पढ़ रहे हैं? अपन ऋग्वेद पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद जो है अर्लीस्ट स्पेसिमेन है संस्कृत लैंग्वेज का। ठीक है, लिखिए ऋग्वेद। अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। नाउ मेजरली कहाँ पर ये जो अर्ली वैदिक पीरियड था ये फैला? तो ऋग्वेद के अनुसार दो नदियां थी जहां पर ये फैला। पहली थी इंडस रिवर, दूसरी थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आज की तारीख में नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है ये बोला जाता है, क्योंकि अपन को यार एक डॉक्यूमेंट मिला है, अपन मानेंगे ना उसको सही। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि यार सरस्वती नदी थी, तो हमने समझ लिया कि भाई थी यहाँ पे सरस्वती नदी। ठीक है, तो सिटीज वर फ्लोरिश्ड। कहां पे? इंडस एंड सरस्वती। बता रहा हूं, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे शहर उपस्थित थे। हैं जी? क्या ऋग्वेद? अरे ये अच्छा, ऋग्वेद संस्कृत का सबसे पुराना लिखित प्रमाण है। उसके बाद मेन ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का? खेती नहीं, पेस्टोरल इकोनॉमी थी। पशुपालन करते थे और उनको चराते थे ये लोग। क्योंकि इन्होंने खेती करने की कोशिश करी पर इनको स्टोन टूल से समझ में नहीं आया। कॉपर टूल से इन्होंने करने की कोशिश करी पर कॉपर टूल टूट गया, उसकी स्ट्रांगनेस कम होती है कि नहीं? तो लोहे की तुलना में कॉपर की स्ट्रांगनेस कम होती है। ठीक है, तो क्या ये काम ये लोग करते थे? ये कैटल कीपिंग पीपल थे। कैटल कीपिंग मतलब, कैटल क्या होता है? बेसिकली गाय को, ये गाय का पालन करते थे। ठीक है, तुम ये मान लो, और उनका चरवाहा का ये काम करते थे। ठीक है, लिखो इकोनॉमी इज पेस्टोरल, कैटल कीपिंग पीपल। हिंदी बता रहा हूं। इनकी अर्थव्यवस्था चरवाहों जैसी थी।